आप सभी को एग्जाम नैनो चैनल में हार्दिक स्वागत है। एजुकेशनल करंट अफेयर्स का पार्ट 1 वाला वीडियो को जो सपोर्ट एंड लव आप लोग दिए, जो प्यार आप लोग दिए, उसके लिए हम आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। और उसी सीरीज का ये पार्ट 2 लेकर आए हैं आपका। जैसा क्वेश्चन 100 क्वेश्चन आपको पहले पार्ट में कराए थे, उसी टाइप का पार्ट 2 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मोस्ट एक्सपेक्टेड और काफ़ी एकदम तगड़ा लेवल का क्वेश्चन आज आपको देखने को मिलेगा। तो कुछ बातें हम करना चाहते हैं। जैसे 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 आपका एग्जाम नज़दीक आएगा, आपके मन में बहुत कुछ ख्याल आएगा। तो वहाँ सिर्फ आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि अभी भी अगर 1% का भी अगर आपके पास चांस है, तो आप क्या कीजिए, फाइट कीजिए। अभी आपको हारना नहीं है। अभी अगर आप हार जाएंगे तो और कोई आगे निकल जाएगा। तो पहला चीज़ ये कहना चाहते हैं कि अब आप खुद अपने आप में एक टारगेट सेट कीजिए कि अब आपको रिवीजन करना है। जो भी चीज़ें आप पढ़े हैं और जो भी नया चीज़ें आप सीख रहे हैं, उसका रिवीजन करना है आपको। तो 1% चांस भी अगर है, आपके मन ये बोल रहा है कि हाँ आप जीत सकते हैं, तो आप क्या कीजिए, बढ़िया से फाइट कीजिए। और साथ ही एक बोनस पॉइंट के तौर पर आज आपको एक टिप्स शेयर करेंगे कि कैसे आप एमसीक्यू को आप क्रैक कर सकते हैं। अब ये क्या है कि जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी का क्या होता है, 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर से जो है वो पीटी क्लियर नहीं कर पाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो वो 2 नंबर 4 नंबर 5 नंबर आप कैसे गेन कर सकते हैं, कैसे, थ्रू दी हैक्स। हैक्स है, सब चीज़ का हैक्स है। जो भी बच्चे पास करते हैं, आईआईटी जेई हो गया, नीट हो गया, सभी ये टेक्निक को यूज करते हैं। इसका नाम है हैक टू क्रैक एमसीक्यू। उसको भी हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। और सेशन में जुड़ने से पहले पूरा एनर्जेटिक रहिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आए। और एक एक क्वेश्चन को एज ए चॉकलेट लीजिएगा, कि आप एक चॉकलेट खा रहे हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा घुसेगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है आज का सेशन का, कि दिसंबर 2025 में इसरो इसरो का फुल फॉर्म क्या है, के दौरा दूर दराज के स्कूलों में डिजिटल कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। तो अभी आप देख पा रहे हैं कि इंडिया जो है एजुकेशन सेक्टर पर काफ़ी ध्यान दे रहा है। और उसी कड़ी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की ओर से इसी महीना दिसंबर 2025 में एक सैटेलाइट लॉन्च किया गया, जो कि डिजिटल कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा। कहाँ पर, रिमोट स्कूल्स में, जहाँ पर इंटरनेट वगैरह नहीं चलता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, GSAT-31A। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है कि नेशनल स्कूल लर्निंग इंडेक्स ने बुनियादी साक्षरता और डिजिटल तत्परता के लिए किस राज्य को शीर्ष स्थान दिया। कौन सा इंडेक्स की बात किया जा रहा है, नेशनल स्कूल लर्निंग इंडेक्स, जो कि 2025 में रिलीज हुआ। इसमें टॉप स्टेट कौन सा है, तो टॉप स्टेट हो जाएगा आपका केरला, यानी केरल। उसके बाद आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 103। हम तीन तीन करके बोलेंगे, बट आप समझ जाएगा कि पहले 100 क्वेश्चन हो चुका था, उसके बाद हम लोग स्टार्ट किए यहाँ पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइलेट का जो डिजिटल यूनिवर्सिटी है, नाइलेट डिजिटल यूनिवर्सिटी का उद्देश्य मुख्य रूप से किन छात्रों को सेवा करना है। ये कब लॉन्च किया गया नाइलेट का डिजिटल यूनिवर्सिटी, अक्टूबर 2025। इससे पहले नाइलेट के बारे में आप जानते होंगे, ओ लेवल डोएक लेवल का कोर्स अगर आप परसू करना चाहते हैं तो आप नाइलेट से कर सकते हैं। तो ये अब क्या ओपन किया है, एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी खोल दिया है। कब, अक्टूबर 2025 में। तो किस टाइप के सिटीज़ को कवर किया जाएगा, इसमें टायर 2 और टायर 3 के सिटीज़ को कवर किया जाएगा। जहाँ पर नाइलेट का सेंटर वगैरह नहीं है, उस जगह पर कवर किया जाएगा, या है तो भी कवर किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 104 पूछा जा रहा है कि किस विदेशी विश्वविद्यालय ने 2025 में गिफ्ट सिटी परिसर में अपना पहला सफल प्लेसमेंट चक्र पूरा किया। तो गिफ्ट सिटी कैंपस कहाँ पर है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। कल ही हम लोग बात किए थे गिफ्ट सिटी के बारे में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डिकन विश्वविद्यालय, जो कि एक आपका अब्रॉड का विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 105 आपसे पूछा जा रहा है कि एनसीएफ 2025 अनिवार्य करती है कि किस आयु वर्ग के बच्चों को स्कूल बैग नहीं ले जाना चाहिए, यानी किस एज ग्रुप को स्कूल बैग लेकर ही नहीं जाना चाहिए। कहाँ पर आपका, स्कूल। तो किस एज ग्रुप को, तो एज ग्रुप 3 से लेकर के 8 साल तक के जो बच्चे होंगे, यानी कि जो फाउंडेशन स्टेज में है, उसको जो है क्या नहीं लेके जाना है, स्कूल बैग लेके नहीं जाना है स्कूल, स्कूल बैग फ्री।
क्वेश्चन नंबर 106 आपसे पूछा जा रहा। अब ये आप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही ज़्यादा डाउट क्रिएट होगा। इसलिए इस क्वेश्चन का रेफरेंस को भी हम डाल दिया है कि कहाँ से इस क्वेश्चन का रेफरेंस को हम लिए हैं। तो आपको ध्यान देना है, पूछा जा रहा है कि 2025 के अंत में एनसीईआरटी द्वारा सोशल साइंस का जो टेक्स्ट बुक है वो जारी किया गया। कौन सा क्लास का? क्लास 7 का। तो किस ऐतिहासिक विषय को काफ़ी बड़ा खंड प्राप्त हुआ, यानी कौन सा हिस्ट्रिकल सब्जेक्ट इंसिडेंट है जिसको काफ़ी बड़ा सेक्शन में कवर किया गया है, यानी काफ़ी लंबा बड़ा चढ़ा करके बताया गया है। तो किसको हो जाएगा? बहुत कोई बहुत कुछ सोच सकता है, बट इसमें आपको आंसर याद रखना है कि जो गजनवी आक्रमण हुआ था भारत पर, उसी के बारे में डिटेल्स में चर्चा किया गया है। बहुत ही बड़ा खंड प्राप्त हुआ इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इसका एकदम सही उत्तर हो जाएगा आपका। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 107। 107 क्या पूछा जा रहा है आपसे कि युवा संगम चरण 5 पहल छात्रों के लिए एक्सपोजर टूर की सुविधा प्रदान करती है ताकि किस चीज को बढ़ावा दिया जा सके। युवा संगम फेज 5, तो युवा संगम फेज 5 जो है ये रिलेटेड है नेशनल इंटीग्रेशन से। किससे? राष्ट्रीय एकता की भावना को इन्हांस करने के लिए। आपको याद रखना है युवा संगम फेज 5 नेशनल इंटीग्रेशन। अब बहुत कोई का डाउट था कि इतने सारे क्वेश्चन से याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए आपको शॉर्ट नोट्स खुद से बनाना होगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ युवा संगम फेज 5, तो इसको आप लिख देंगे कहीं पर अपना पेज में, युवा संगम फेज 5। और उसी के बगल में आप क्या कर देंगे? उसी के बगल में आप ये चीज़ को नोट कर देंगे नेशनल इंटीग्रेशन। फिर एक दो बार आप रिवीजन करेंगे तो देखिएगा ऑटोमेटिकली वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा। क्वेश्चन नंबर 108 आपसे पूछा जा रहा है कि 2024-25 से शुरू होने वाले नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के तहत क्लास 9 और 11 के छात्रों के लिए कौन सा नया विषय पेश किया गया। यानी क्लास 9 और क्लास 11 में अब एक नया सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है। किस स्कीम के तहत? नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क, जो कि 24-25 से स्टार्ट हो चुका है। तो कौन सा सब्जेक्ट को ऐड किया है ये पूछा जा रहा है। तो क्लास 9 और 11 में ऐड किया गया वोकेशनल एजुकेशन को। किसको ऐड किया गया है? वोकेशनल एजुकेशन, व्यावसायिक शिक्षा। सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को भी। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसका पीडीएफ कहाँ पर मिलेगा? तो इसका पीडीएफ के लिए आपको एग्जामिनर एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, और वहीं पर आपका जो आईसीटी का कोर्स जो हम लॉन्च किए थे बहुत ही मिनिमल प्राइस में, उसी में जो है इस पीडीएफ को हम ऐड करते जा रहे हैं। तो वहां से आप इस पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। और एक बात, पीडीएफ को आप प्रिंट नहीं कर सकते। एक बच्चे का डाउट आया था आज की प्रिंट कराएंगे, बट एक आप सिंपल सोचिए कि 100 पेजेस का ये पीडीएफ है। एक पीडीएफ 100 पेजेस का है, तो इस टाइप से आपका 300 पेज हो जाएगा। ये पॉसिबल है कि आप इसको प्रिंट कराइएगा कहीं से, तो आपका तो खर्चा ही ज़्यादा बैठ जाएगा, 1500 रुपये आपका खर्चा ही आ जाएगा, और कोर्स का फी मात्र 29 रुपीज़ है। तो प्रिंट आप नहीं कर सकते, बट एप्लीकेशन में जैसे कि आप फोन में पढ़ते हैं उसी टाइप से आप एप्लीकेशन में पढ़ सकते हैं उसको, चाहे नेट रहे चाहे नेट ना रहे। क्वेश्चन नंबर 109 काफी इंपॉर्टेंट है, और ये पूछा जा रहा है कि जनजातीय मामले के मंत्रालय द्वारा ईएमआरएस स्कूल के भीतर कितने खेल उत्कृष्टता केंद्र, यानी कि सेंटर ऑफ एक्सलेंसी फॉर स्पोर्ट्स, काफी इंपॉर्टेंट है, इस पर जोर इसलिए दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन को काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मार्क कीजिएगा कि ईएमआरएस के स्कूल्स में क्या खोला गया है? सेंटर ऑफ एक्सलेंसी फॉर स्पोर्ट्स, यानी कि खेल को इन्हांस करने के लिए, खेल को बढ़ावा देने के लिए। तो कितने स्कूलों में स्थापित किया गया ये पूछा जा रहा है। ईएमआरएस के कितने स्कूलों में सेंटर ऑफ एक्सलेंसी फॉर स्पोर्ट्स जो है ओपन किया गया? सॉरी, टोटल 15 स्कूल्स में। कितना स्कूल? 15 स्कूल्स में। क्वेश्चन नंबर 110 पूछा जा रहा है आपसे कि पीएम मोदी द्वारा जोर दिए गए परीक्षा पे चर्चा। ये तो आप सुने ही होंगे कि पीएम मोदी द्वारा हर साल बोर्ड एग्जाम आने से पहले परीक्षा पे चर्चा किया जाता है। इस साल का थीम क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है। एक बार आप भी इसको गूगल कर लीजिएगा, बट फिर भी हम इसका आंसर बता दे रहे हैं इन चारों में से जो होगा। बट आप ध्यान दीजिएगा, इसको आप एक बार गूगल कर लीजिएगा अपने से भी, इसको गूगल कर लीजिएगा। और इससे जुड़ा हुआ कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको बताएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। परीक्षा पे चर्चा का 2025 का जो थीम था वो क्या था आपका? हैंडलिंग प्रेशर एंड टाइम मैनेजमेंट, दबाव और समय प्रबंधन को क्या करना? मैनेज करना। और 2024 वाला जो हुआ था, आप याद रखिएगा एक चीज, 2024 वाला जो परीक्षा पे चर्चा था, पीपीसी के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं, 2024 वाला, इसमें 100 ईएमआरएस के स्कूल पार्टिसिपेट किया था। कितना स्कूल? ईएमआरएस के 100 स्कूल, 100 ईएमआरएस स्कूल जो है पार्टिसिपेट किया था।
तो ये भी आप याद कीजिएगा। और पूछ लिया जा सकता है कि किस साल के परीक्षा पे चर्चा परीक्षा पे चर्चा का जो इनिशिएटिव है उसमें EMRS के कितने स्कूल पार्टिसिपेट किए थे। तो 100 स्कूल जो है EMRS का पार्टिसिपेट किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 111 आपसे पूछा जा रहा है कि 2025 के लिए स्वयं प्लस, कौन सा स्वयं प्लस कोर्सेस पाठ्यक्रम में अब छात्रों को सॉफ्ट स्किल पाठ्यक्रम और मुख्य पाठ्यक्रम पूरा करने की आवश्यकता है, जो कुल कम से कम कितने घंटे का है। तो टोटल आवर्स जो है स्वयं प्लस कोर्सेस में वो कितना है ये पूछा जा रहा है। 25 घंटा, कितना घंटा का है 25 घंटा। तो स्वयं प्लस के बारे में आप जानते होंगे, सर्च कीजिएगा, वहाँ से आप बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स कर सकते हैं। सर्टिफिकेट लेने के लिए फिर पे करना पड़ता है अगर आप एग्जाम देना चाहते हैं, सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान 2025 के बजट आवंटन में लगभग कितनी महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई। यानी बजट आवंटन में कितना आपका क्या हुआ, इंक्रीज हुआ बजट एलोकेशन में, ये पूछा जा रहा। तो कितना इंक्रीज हुआ है, 41,250 करोड़। क्वेश्चन नंबर, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, किस आईआईटी ने 2025 में अपने स्नातक कार्यक्रम के लिए बैचलर डिग्री प्रोग्राम के लिए एक अनूठा खेल कोटा यानी कि स्पोर्ट्स कोटा को इंट्रोड्यूस किया है। यानी कि अब आईआईटी में जा सकते हैं वे विद्यार्थी भी जो खेल में क्या है महारत हासिल किए हैं। तो स्पोर्ट्स कोटा जो है स्टार्ट हुआ, तो किस यूनिवर्सिटी के द्वारा ये स्पोर्ट्स कोटा स्टार्ट हुआ है, किस आईआईटी द्वारा। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि पीएम ऊषा स्कीम जो है, पीएम ऊषा योजना फोकस जिलों में उच्च शिक्षा इकाइयों की स्थापना को प्राथमिकता देती है। कोई राज्य अधिकतम कितने प्रतिशत जिलों को फोकस जिले के रूप में पहचान सकता है। यानी पीएम ऊषा जो स्कीम है ये क्या करता है, फोकस जिला पर हायर एजुकेशन की यूनिट को क्या करता है, स्टेब्लिश करता है। तो उसके लिए कोई भी राज्य अगर देना चाहता है कि हाँ इस जिले में आप खोलिए आकर के उच्च शिक्षा केंद्र, तो कितने जिलों को फोकस जिले के रूप में क्या कर सकता है, पहचान सकता है। तो कितने जिले हो जाएगा, 50% जिलों को। मान लेते हैं कि किसी स्टेट में मान लेते हैं कि 20 डिस्ट्रिक्ट है, तो 10 जिला को वो क्या कर सकता है, फोकस जिला के रूप में क्या कर सकते हैं, नामित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2025 में प्री स्कूल चरण का नया नाम क्या है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन एनईपी 2020 से रिलेटेड है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड में भी और करंट अफेयर्स सेक्शन में भी। तो प्री स्कूल किसको कहा गया, प्री स्कूल कहा गया है बाल बाटिका को। किसको कहा गया, बाल बाटिका को। नेक्स्ट है कि ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य किस कक्षा से शुरू होने वाले स्कूलों में कक्षाओं को डिजिटल कक्षाओं में बदलना है। यानी कि जैसे कि अभी जो हम लोग देखते हैं ब्लैक बोर्ड मैक्सिमम स्कूल में, अभी भी मैक्सिमम स्कूल में क्या है, ब्लैक बोर्ड है। अब इसको कन्वर्ट किया जाएगा किसमें, डिजिटल बोर्ड में। तो किस क्लास से किया जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो क्लास 9 से, यानी कि आने वाले दिन में क्लास 9 और से ऊपर जितने भी क्लास होंगे तो वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको, डिजिटल बोर्ड देखने को मिलेगा। वो चौक डस्टर वाला ब्लैक बोर्ड नहीं देखने को मिलेगा। तो क्लास 9 ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको भी आप ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 2025 में दिल्ली एससीईआरटी के टीम द्वारा निपुण भारत दिशा निर्देशों का किस क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद किया गया। तो निपुण भारत आप लोग जानते होंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़े होंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड रिलेटेड अगर वीडियो चाहते हैं तो एक समरी बना देंगे टीचिंग एप्टीट्यूड पर। काफ़ी लोगों का व्हाट्सएप पे भी मैसेज आ रहा था कि टीचिंग एप्टीट्यूड पर आपका वीडियो, तो टीचिंग एप्टीट्यूड पर हम बना रहे हैं, अगर बन जाएगा कल तक तो आपको अपलोड कर देंगे। तो निपुण भारत दिशा निर्देश को कितने लैंग्वेजेस पर ट्रांसलेशन किया गया था, रीजनल लैंग्वेज में, ये पूछा जा रहा। तो उर्दू और पंजाबी, किसमें ट्रांसलेट किया गया था, उर्दू और पंजाबी में। नेक्स्ट है कि 2025 में प्रवेश के लिए सेट स्कोर स्वीकार करने के लिए किस भारतीय उदार कला विश्वविद्यालय को जाना जाता है। तो सेट स्कोर को एक्सेप्ट किया था ओसाका यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट है आपका कि दीक्षा पोर्टल की नई स्थान आधारित सुविधा उपयोगकर्ताओं को किसके आधार पर सामग्री को फिल्टर करने की अनुमति देती है। यानी एप्लीकेशन का फीचर्स पूछा जा रहा है जो दीक्षा एप्लीकेशन है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि स्टेट एंड सब लोकेशन को क्या कर सकते हैं आप, फिल्टर कर सकते हैं। स्टेट में जाकर के अपना लोकेलिटी को चूज कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 120 पूछा जा रहा है आपसे कि परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में किस राज्य ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया। ये इंडेक्स आपका एजुकेशनल करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में वो आ जाएगा। पीजीआई 2.0 में
किस राज्य ने फर्स्ट कैटेगरी में आया है, पहला रैंक? तो चंडीगढ़। कौन सा? आपका चंडीगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि स्कूलों में, अब यहाँ पर चंडीगढ़ राज्य नहीं है बट हमें राज्य लिखे है, अब उस चीज़ को आप मैनेज कर लीजिएगा, बोलते टाइम कभी कभी क्या होता है फ्लो में राज्य स्टेट यूटी हो सकता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ये चीज़ मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है कि ग्रेडिंग इंडेक्स में किसको फर्स्ट रैंक मिला है, तो चंडीगढ़ को फर्स्ट रैंक आपका मिला है। नेक्स्ट है स्कूलों में राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 समारोह के लिए टैगलाइन क्या है? स्कूलों में राष्ट्रीय खेल दिवस नेशनल स्पोर्ट्स डे 2025 के लिए टैगलाइन क्या रखा गया था? तो टैगलाइन जो है क्या आपका, हर गली हर मैदान। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा और मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में ये क्वेश्चन आपका चला जाएगा। नेक्स्ट आएगा क्वेश्चन नंबर 122, विद्यारंभ विद्यारंभ मॉड्यूल स्कूल की तैयारी के लिए किसे पिछले मॉड्यूल का अनुकूलन है? ये विद्यारंभ मॉड्यूल जो है ये आपका विद्या प्रवेश का ही क्या है, हायर संस्करण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि पीएम जनमन स्कीम के तहत 2024-25 में पीवीटीजी यानी ईएमआरएस भी इसी कैटेगरी में आ जाता है आपका, पीवीटीजी छात्रों के लिए कितने छात्रावास स्वीकृत किए गए थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कितने छात्रावास किया गया था आपका, लगभग 100, अप्रोक्स 100 हॉस्टल बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका G20 लीडर्स डिक्लेरेशन 2025 ने शिक्षा में प्रौद्योगिकी के उपयोग पर जोर दिया ताकि किस चीज़ को बढ़ावा दिया जा सके। हम लोग देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी को क्या किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, डिजिटल बोर्ड लाया जा रहा है स्कूलों में ताकि क्या हो, शिक्षा का और प्रचार प्रसार हो और बेहतर हो, ज़्यादा एक्टिव हो टीचिंग लर्निंग मेथड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, किस चीज़ के लिए किया गया है, इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल एजुकेशन, समावेशी और सुलभ शिक्षा। टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ, शिक्षा काफ़ी सुलभ हो चुका है। जैसे अभी अगर टेक्नोलॉजी ना रहता तो आप ये सारे क्वेश्चंस देख पाते, नहीं देख पाते, मेरे पास रहता हम सोचते बट हम आप तक पहुंच ही नहीं पाते, तो ये मुमकिन हुआ कैसे, टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ है। क्वेश्चन नंबर 125 पूछा जा रहा है कि किस मंत्रालय ने प्रेरणा अनुभवात्मक शिक्षण स्कूल, प्रेरणा द एक्सपीरियंशियल लर्निंग स्कूल प्रोग्राम का स्टार्ट किया, किस मंत्रालय ने ये स्कीम का स्टार्ट किया, ये पूछा जा रहा। तो कौन सा मंत्रालय हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा ये स्टार्ट किया गया, गुजरात से इस प्रोग्राम की शुरुआत हुआ, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय सलाह मिशन, नेशनल मिशन फॉर मेंटोरिंग, राष्ट्रीय सलाह मिशन का उद्देश्य किसके लिए सलाहकारों का एक पूल बनाना है, किसके लिए, कल भी इस टाइप का क्वेश्चन डिस्कस किए थे। तो जो राष्ट्रीय सलाह मिशन है ये बनाया गया है स्कूल टीचर्स के लिए, किसके लिए, स्कूल टीचर्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 127 पूछा जा रहा है कि कौन सी नई एआई ड्राइवन इनिशिएटिव है जो कि हेल्प करेगा जेई और नेट की तैयारी के लिए, सॉरी, इसके लिए साथी, कल भी इस टाइप के क्वेश्चन एक हम लोग देखे थे। नेक्स्ट पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 128, क्वेश्चन नंबर 128 पूछा जा रहा है कि नवीनतम एनसीएफ के अनुसार प्रारंभिक चरण यानी कि प्रिपरेटरी स्टेज जो कि आपका एज ग्रुप है 8 से लेकर के 11 साल तक, एक छात्र को कितनी भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए, एनसीएफ के अनुसार कितने भाषाओं का अध्ययन करना चाहिए जब उस बच्चा का एज ग्रुप 8 से 11 साल तक रहेगा, तो 3 लैंग्वेज, कितना, 3 लैंग्वेज का। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट 2025 किस मुख्य विषय पर केंद्रित है, ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, इसका मेन थीम आपसे पूछा जा रहा है, इसका थीम है लीडरशिप इन एजुकेशन। नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य ने नम्मा स्कूल फाउंडेशन लॉन्च किया है, सरकारी स्कूलों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए नम्मा स्कूल फाउंडेशन, तो नम्मा स्कूल फाउंडेशन स्टार्ट किया गया है सरकारी स्कूल को और बेहतर बनाने के लिए तमिलनाडु में। 131 पूछा जा रहा है कि स्कूल गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रत्ययन ढांचा किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये जो है आपका विकसित किया गया है सीबीएसई के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे पूछा जा रहा है कि उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन किस साक्षरता स्कीम से जुड़ा हुआ है, तो उल्लास मोबाइल स्कीम जो है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम से आपका जुड़ा हुआ है। 133 पूछा जा रहा है कि किस संगठन ने रैपिड पहल स्टार्ट किया है, तो रैपिड का फुल फॉर्म आपको याद रखना है री स्किलिंग, आप स्किलिंग एंड ट्रेनिंग, तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया,
तो ये लिया गया आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट के द्वारा। 134 पूछा जा रहा है कि द गैन्स नॉलेज शेयर करने के लिए डिजिटल बुनियादी ढांचा यानी कि दीक्षा। दीक्षा का फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग। अब लगभग कितनी भारतीय भाषाओं का समर्थन करता है, यानी कितने इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है? 36। 135 पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर कि जादुई पिटारा शिक्षण सामग्री किस आयु वर्ग के बच्चों के लिए डिजाइन किया गया? तो 3 से लेकर के 8 साल तक के आयु वर्ग के बच्चों के लिए जादुई पिटारा का जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो डिजाइन किया गया है। जस्ट मिनट, खाली पानी पीने दीजिएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है आपसे कि किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता स्कीम स्टार्ट किया है? तो कल भी इस टाइप के क्वेश्चन देखे थे हम लोग। तमिलनाडु कौन सा हो जाएगा आपका? तेलंगाना, सॉरी, इसका हो जाएगा तेलंगाना, जो कि तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ था, बट इसको विस्तार दिया है तेलंगाना ने। समझ में आया ना, दोनों में अंतर है। जो कोई स्टार्ट कौन किया था इनिशिएटिव को? तो लॉन्च हुआ था आपका तमिलनाडु के द्वारा। लॉन्च कौन किया था? लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु। बट यहाँ पूछा जा रहा है कि 2024-25 में इसको और बढ़ाया है। मान लेते हैं कि पहले 100 स्कूलों में हो रहा था, अब बाकी स्कूलों में भी मिल रहा है, इस टाइप से। 137 पूछा जा रहा है कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस दिशा निर्देश विशेषज्ञों को विश्वविद्यालयों में बिना किसके पढ़ाने की अनुमति देता है? प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस यानी कौन सी चीज के बिना भी यूनिवर्सिटीज में पढ़ा सकते हैं? तो पीएचडी डिग्री के बिना भी। पहले क्या नियम था यूजीसी के अकॉर्डिंग कि अगर आपके पास पीएचडी है तो ही आप पढ़ा सकते हैं, बट अब बिना पीएचडी का भी आप पढ़ा सकते हैं, या कह सकते हैं कि उस सब्जेक्ट में अगर आपका पीएचडी नहीं है तो भी आप पढ़ा सकते हैं। ये नया चीज है प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस। यानी बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड लोग होते हैं जो क्या होते हैं, बिजनेस में होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में होते हैं, बट उस सब्जेक्ट में कोई डिग्री नहीं होता, बट नॉलेज काफ़ी होता है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है, तो उन लोगों को भी पढ़ाने का क्या मौका मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है। 138 पूछा जा रहा है आपसे कि आपका जो स्वयं है इसका फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो स्वयं का फुल फॉर्म आपका क्या हो जाएगा? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 139 ध्यान दीजिएगा। गोपनीयता और सुरक्षा के लिए स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका नाम दिया गया भार ओएस यानी भारत ऑपरेटिंग सिस्टम, किस संस्थान ने इसको विकसित किया? ये पूछा जा रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इस टाइप का टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वेश्चन जो इंडिया में डेवलप हो रहा है पूछा जा सकता है आपसे। ये आपका आईआईटी मद्रास के द्वारा डेवलप किया गया भारत ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है आपका नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किस पर लागू होता है? तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है ये आपका स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन और वोकेशनल तीनों जगह पर लागू होता है। क्वेश्चन नंबर 141 पूछा जा रहा है कि पीएम श्री स्कूलों को किसके कार्यान्वयन को प्रदर्शित करने के लिए डिजाइन किया गया? तो पीएम श्री स्कूल को डिजाइन किया गया है एनईपी 2020 के तहत। किसके तहत? एनईपी 2020 के तहत। क्वेश्चन नंबर 142 आपसे पूछा जा रहा है कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स कितने वर्ष के लिए क्रेडिट संग्रहित करता है? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जो भी क्रेडिट आपको मिलेगा वो कितने साल तक क्या रहेगा आपका? सेव रहेगा। तो कितने साल तक के लिए? 7 साल के लिए। 143 आपसे पूछा जा रहा है कि एनईपी 2020 पर आधारित राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा बुनियादी स्तर के लिए जारी करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये पहला स्टेट आपका कौन सा हो जाएगा? ये पहला स्टेट हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। 144 पूछा जा रहा है कि मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य कितने संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करना है? तो कितने संकाय सदस्यों को? 15 लाख संकाय सदस्यों को प्रशिक्षित करना है। और जैसे ही आपका 150 क्वेश्चन हो जाएगा फिर हैक टू क्रैक वाला एमसीक्यू हम लोग डिस्कस कर लेंगे, और फिर बाकी 150 से लेकर के 200 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों के लिए प्रवेश परीक्षा जिसका नाम है सीयूईटी, इसका पूर्ण रूप क्या है? तो सीयूईटी का फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। 146 पूछा जा रहा है कि पीएम मोदी ने G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कहाँ पर संबोधित किया?
तो G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले ये आपका भारत मंडपम में जो है संबोधित किया गया, नई दिल्ली में जो सिचुएटेड है। 147 पूछा जा रहा है कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने के लिए स्कूलों में किस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस किस दिन के हम लोग मनाएंगे। तो जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर। क्यों? क्योंकि भगवान बिरसा मुंडा का जन्म दिवस है, इसलिए भगवान बिरसा मुंडा, ये आप याद रखिएगा। जनजातीय गौरव दिवस। 148 पूछा जा रहा है कि द वैभव भारतीय वैज्ञानिक फेलोशिप किसके लिए है। तो ये फेलोशिप जो दिया जाता है, ये फेलोशिप आपका भारतीय प्रवासी वैज्ञानिकों के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है कि एक स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब जो बनाया जा रहा है, स्कूलों में कौन सा क्लब बनाया जा रहा है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। किसे बढ़ावा देता है, किस चीज को प्रमोट करता है? ये आपका कल्चरल कनेक्ट बिटवीन स्टेट, इस राज्यों के बीच सांस्कृतिक जुड़ाव को क्या करता है? प्रमोट करता है। स्कूलों में कौन सा क्लब? एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 150 पूछा जा रहा है कि किस पहल का उद्देश्य पुल्लमपारा गांव में 100% डिजिटल साक्षरता प्रदान करना है, जिससे यह पहली पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन जाएगा। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आएगा। तो कौन सा, किस पहल का उद्देश्य, कौन सा पहल के तहत, कौन सा गांव? केरल में सिचुएटेड ये गांव, गांव का नाम क्या है? पुल्लमपारा। इसमें क्या हुआ है कि सबसे फर्स्ट पूर्ण डिजिटल साक्षर पंचायत बन चुका है ये। तो इस स्कीम का नाम क्या है? तो स्कीम का नाम है आपका क्या हो जाएगा? डिजिटल, ऑप्शन नंबर सी, डिजी पुल्लमपारा। क्या हो जाएगा? डिजी पुल्लमपारा। तो टोटल 150 क्वेश्चन आपको करा दिया है, और फिर आपका 151 से 200 तक हम लोग डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है, शानदार आपको लगेगा ये सेशन। सेशन में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं इस वीडियो में कि आपका कोई एग्जाम देने गए, आप क्या किए? कोई एग्जाम देने गए, और अब आप क्या चाहते हैं कि कुछ हैक आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब ये कोई नहीं बताएगा कि अप्लाई वो नहीं किया आपने एग्जाम में। बड़े बड़े एग्जाम जो देते हैं, यूपीएससी वाला एग्जाम की हम लोग बात कर रहे हैं, बीपीएससी की बात कर रहे हैं, पीएससी लेवल के एग्जाम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी कटअप पार करने के लिए कोई ना कोई इस ट्रिक को अपनाता है, और ये ट्रिक काम करता है। ऐसा नहीं कि ये ट्रिक काम नहीं करता, बट बहुत ही ध्यान से क्या करना है आपको, बहुत ही ध्यान से इसको अप्लाई करना है। हड़बड़ी में आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं, और आप इस ट्रिक का इस्तेमाल करके मेरिट में नहीं इस ट्रिक का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा मार्क्स नहीं गेन कर सकते, बट कुछ मार्क्स आप अपना बढ़ा सकते हैं। 2 नंबर 5 नंबर आप अपना इंक्रीज कर सकते हैं। तो जो लोग कटअप के किनारे में आकर एग्जाम पास नहीं हो पाते, बहुत कोई का आप देखेंगे कि 4 नंबर से कटअप छूट गया, 5 नंबर से छूट गया, 2 नंबर से छूट गया, तो उस चीज को आप क्या कर सकते हैं? मिनिमाइज कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस ट्रिक का इस्तेमाल करके। बट इसमें बहुत ही ध्यान से आपको सारी चीज़ों को समझना है। जैसे हम लोग, पहला चीज, पहला आपका 50-50 स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करना है। यानी कि 4 ऑप्शन आपको दिखेगा, ए बी सी डी, इसको हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं सो दैट आपको समझ थोड़ा बढ़िया से दिखाई दे। ठीक, अब यहाँ पर आपको कितना दिखेगा? 4 ऑप्शन दिखता है। क्या क्या आपको दिखता है? ए दिखता है, बी दिखता है, सी दिखता है और डी दिखता है आपको। अब यहाँ पर अगर आप 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर पा रहे हैं, मान लेते हैं आप सी और डी को एलिमिनेट कर पा रहे हैं कि किसी भी हाल में सी और डी इसका आंसर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपका बाकी दोनों पर रिस्क आप ले सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? आपका प्रोबेबिलिटी आपका क्या हो जाएगा? 50-50 हो जाएगा। यानी कि ठीक हो भी सकता है, ठीक नहीं भी हो सकता, बट यहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। बट अगर चारों में से आप किसी भी दो को आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप रिस्क ना लें। क्लियर हो गया आपको? अगर आप इन दोनों में से किसी भी दो को एलिमिनेट कर पा रहे हैं तो दोनों पर रिस्क लीजिएगा। बट अगर किसी को भी नहीं कर पा रहे हैं, जैसे मान लेते हैं कि चारों में से एक को कर पा रहे हैं और एक को नहीं कर पा रहे, तो फिर आपको रिस्क नहीं लेना। रिस्क तभी लेना है जब आप दो को एलिमिनेट कर पा रहे हैं। तो पहला कंडीशन क्या है? 50-50 स्ट्रेटेजी को आप तभी फॉलो कीजिएगा जब आप दो पर क्या रिस्क, दो को एलिमिनेट आप कर पा रहे हैं। दो को अगर आप एलिमिनेट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप रिस्क मत लीजिएगा। पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा क्या होता है? सिमिलर ऑप्शन होता है।
ए और बी सिनोनिम्स होता है और वो दोनों यूजुअली रॉन्ग होता है। इंग्लिश में ये वाला आपका अप्लाई होगा, ट्विन एंड अपोजिट ट्रैप वाला। इसमें क्या होगा कि 4 ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में। तो होता क्या कि दो का ऑप्शन जो है आपका दो चीज का सेम दिखेगा, आपको सिनोनिम्स दिखेगा, तो वहां पर इन दोनों को आप छांट सकते हैं। तो बाकी ए और डी पर क्या ले सकते हैं, आप रिस्क ले सकते हैं। समझ में आ रहा है ना आपको चीजें। फिर आपका फिर होता है कन्फ्लिक्टिंग ऑप्शन ट्रैप। इसमें क्या होता है, ए और बी क्या होता है, ऑपोजिट होता है। आंसर क्या होता है, उन दोनों में से कोई एक होता है। तो यहाँ पर भी आपको क्लियर हो जाएगा, दो ऑप्शन आपको दिखेगा जिनमें से दोनों ऑप्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो उनमें से कोई एक आंसर होगा। तो यहाँ से आपको समझ में आया कि एलिमिनेट कैसे करना है। पहला क्या है कि आपको एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करना है। अब ऑल या नॉन ऑफ दी एबव, बहुत बार आपको एग्जाम में ऑप्शन देखने को मिलता है ऑल या नॉन ऑफ दी एबव। तो ऑल ऑफ दी अबव वाला में मैक्सिमम चांस होता है कि वो ठीक हो जाता है। कितना कैटेगरी, 50% चांस होता है कि अगर ऑल ऑफ दी अबव आपका ऑप्शन में है तो वो ठीक होने के चांसेस है। उसी टाइप से नॉन ऑफ दी अबव रहेगा तो वहां पर भी आपको ध्यान देना है। अगर आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है तो आप ऑल ऑफ दी अबव और नॉन ऑफ दी अबव पर रिस्क ले सकते हैं। रिस्क लेने की बात किया जा रहा है यहाँ पर, किस पर, ऑल ऑफ दी अबव पर और नॉन ऑफ दी अबव पर। अब दूसरा है आपका, एक और मेथड है कि अगर मान लेते हैं कि एबीसीडी में से आपको, एबीसीडी में आपको ब्लाइंड लगाना है। क्या लगाना है आपको, ब्लाइंड, ब्लाइंड गेस स्ट्रेटेजी। ये क्या होता है, जैसे आप जिग जग मत जाइएगा कि आपको ब्लाइंड अगर लगाना है, ब्लाइंडली अगर आपको गेस करना है तो ऐसा मत कीजिएगा कि ए भी रंग दिए, फिर बी रंग दिए, फिर सी रंग दिए, फिर डी रंग दिए। उससे बेहतर है कि आप कोई एक को पिक कीजिएगा। तो पिक जब भी कीजिएगा तो बी या सी में से कोई एक को पिक कीजिएगा, ए और डी को पिक मत कीजिएगा। ए और डी को आप पिक कीजिएगा तो प्रोबेबिलिटी देखा गया है, तो वहां पर आपका चांसेस है ज़्यादा आंसर गलत होने का। अगर आप बी और सी को पिक करते हैं तो वहां पर चांसेस हो जाता है आंसर को ठीक होने का। तो ये सारा ट्रिक है, ये सारा कोई ये नहीं कि लागू ही होगा, पहले हम बता दें ये 100% श्योरिटी नहीं है, बट मैक्सिमम चांसेस पर ये लागू हो जाता है। जहां पर आप एक दो नंबर का एज ले सकते हैं, यानी बाकी से आप थोड़ा आगे निकल सकते हैं अगर थोड़ा सा दिमाग लगाकर ऑप्शन को आप एलिमिनेट कर दें। तो पहला हम लोग क्या बात की, 50-50 स्ट्रेटेजी आपको अप्लाई करना है। सेकंड आपका ट्विन एंड अपोजिट ट्रैप के बारे में बात किया। आप दो ऑप्शन सिमिलर दिखेगा, वो दोनों आंसर नहीं होगा, बाकी हो सकता है, ठीक। उसी टाइप से दोनों ऑप्शन में से एक दूसरे को अपोजिट दिखेगा, उसको भी आप हटा दीजिएगा। फिर ऑल ऑफ दी और नॉन ऑफ दी अबव में से आप रिस्क ले सकते हैं, 50-50% चांसेस है। और फिर क्या होता है कि कुछ वर्ड होता है जैसे यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, मे, कैन, ऑफन, ये सब सही होने के चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक। और कुछ वर्ड होता है जैसे ऑलवेज, नेवर, नॉन, ऑल, ओनली, एवरी, ये सब चांसेस होने का, मैक्सिमम चांस होता है गलत होने का। तो जब भी आप क्या करें, गेस करें, तो इन सारे को आप ना टिक करें, ऑलवेज, नेवर, नॉन, ऑल, ओनली एंड एवरी। आप किस चीज़ को टिक कर सकते हैं, यूजुअली, जनरली, समटाइम्स, मे, कैन, ऑफन, इसको। साथ ही साथ जिस ऑप्शन में लंबा है आपका, लॉन्गेस्ट ऑप्शन रूल को भी आप फॉलो कर सकते हैं। 4 ऑप्शन दिया गया है, उनमें से एक ऑप्शन ज़्यादा लंबा दिख रहा है, वो ठीक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएगा। तो इस टाइप से अगर केस कीजिएगा ना आप, तो आपको 1 2 3 नंबर बढ़ सकता है। जो जिसको पढ़ने 3 नंबर, समझ रहे हैं आप, 3 4 5 नंबर अगर आप पढ़ा लीजिएगा इस टाइप से, तो काफ़ी हद तक आप कटअप को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया आपको। फिर हम बात किए ब्लाइंड गेस स्ट्रेटेजी। इसमें आपको जिग जैग नहीं जाना है, एक ही लेना है और बी और सी में से कोई एक को चूज करना है, ए और डी को मत कीजिएगा। और मान लेते हैं कि बी और सी दो ऑप्शन एलिमिनेट किए आप इसमें चारों में से, और बी एंड सी में से आपको किसी में जाना है, या ए, सिंपली सोचिए ए और सी में किसी को जाना है तो आप सी में जाइएगा। उसी टाइप से बी और डी अगर आपके पास आया है तो किस में जाइएगा, बी में जाइएगा। बी एंड सी पर आप ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं बजाय ए और डी के। क्लियर हो गई ये चीज़। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी जो हम सोचे कि आपको बोनस टिप के तौर पर दे दे, जिससे क्या हो, आप क्या करें, मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके एग्जाम में। चीज़ों को आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 200 तक। सेशन अगर अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, इससे मोटिवेशन बना रहा था। बहुत कोई बोल रहे थे कि क्यों लाइक टारगेट दिए, टारगेट इसलिए दिए थे कि हाँ एक व्यू ज़्यादा बच्चों को जाता है तो मोटिवेशन आता है कि हाँ पढ़ाना चाहिए।
नेक्स्ट 151 पूछा जा रहा है कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज 2025 रैंकिंग के अनुसार किस भारतीय शहर को भारत में सर्वश्रेष्ठ छात्र शहर का दर्जा दिया गया, यानी किस सिटी को हम लोग कह सकते हैं कि सिटी ऑफ द स्टूडेंट, यानी बेस्ट स्टूडेंट सिटीज, तो ये माना गया है दिल्ली को। क्वेश्चन नंबर 152 पूछा जा रहा है कि एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट, जिसे हम लोग असर 2025 में ग्रामीण छात्रों द्वारा शैक्षिक गतिविधि के लिए किस उपकरण के उपयोग में उल्लेखनीय वृद्धि पर प्रकाश डाला गया। तो असर का रिपोर्ट हर साल आता है और इस साल जो रिपोर्ट आया उसमें देखा गया कि बच्चे पढ़ाई लिखाई के लिए अब किस चीज़ को ज़्यादा यूज कर रहा है, स्मार्टफोन को। इसको आंसर आप इजिली कर सकते हैं। 153 आपका मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन हो जाएगा कि जो सीबीएसई है, सीबीएसई का चेयरमैन का नाम क्या है। तो सीबीएसई का चेयरमैन कौन है? राहुल सिंह। क्वेश्चन नंबर 154 पूछा जा रहा है कि पीएम विश्वकर्मा स्कीम में कौशल सत्यापन से गुजरने वाले कारीगरों के लिए प्रतिदिन कितना प्रशिक्षण वजीफा शामिल होगा, यानी कोई अगर कारीगर है जो कौशल स्किल ट्रेनिंग प्राप्त करता है, तो जितना दिन वो ट्रेनिंग में रहेगा उसको कितना एक स्टाइपेंड के तौर पर मिलेगा, तो पर डे 500 रुपीज मिलेगा। क्वेश्चन 155 पूछा जा रहा है कि क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026, जिसे 2025 में जारी किया गया है, किस विश्वविद्यालय ने दक्षिण एशिया में शीर्ष स्थान हासिल किया है। साउथ एशिया में, कहाँ पर? साउथर्न एशिया में आपका फर्स्ट रैंक हासिल किया है। तो कौन सा यूनिवर्सिटी हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आईआईटी दिल्ली। क्वेश्चन नंबर 156 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षक परिषद एनसीटीए ने किस प्रमुख एकीकृत कार्यक्रम के लिए मसौदा नियम 2025 जारी किया है। तो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम का एक पूरा का पूरा ड्राफ्ट आपका तैयार किया है कौन? एनसीटीए के द्वारा, जो जिसमें बोला जा रहा है कि बीएड 1 साल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 157, क्योंकि कोल्ड है, ठंडा का टाइम है, तो आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत इस चीज़ को मैनेज कीजिएगा। 157 पूछा जा रहा है कि कौन सा भारतीय शिक्षक ग्लोबल टीचर प्राइज 2025 के शीर्ष 10 फाइनलिस्ट में जगह बनाने में सफल रहा। तो मोहम्मद इमरान खान मेवाती। कौन हो जाएगा? मोहम्मद इमरान खान मेवाती। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? यह भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आ जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है ग्लोबली? तो 38। कितना रैंक है? 38 रैंक है। 159 पूछा जा रहा है अंग्रेजी के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 अद्वैत कोटारी को किस उपन्यास के लिए दिया गया। कल भी आई थिंक इसको हम लोग डिस्कस किए थे। तो क्वेश्चन नंबर ये हो जाएगा द बॉय हु बिकेम द बुद्धा। 160 पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने जनवरी 2025 में 109वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की। इंडियन साइंस कांग्रेस की मेजबानी किस स्टेट ने किया जनवरी 2025 में? तो इसका आंसर हो जाएगा पंजाब। कहाँ पर हुआ है? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में। क्वेश्चन नंबर 161 पूछा जा रहा है कि 2025 सत्र से किस परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों के लिए अपर आईडी कंपलसरी कर दिया गया। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए क्लास 10th एंड 12। क्वेश्चन नंबर 162 पूछा जा रहा है कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में मरणोपरांत पद्म विभूषण किसे प्रदान किया गया। मरणोपरांत दिया गया है एमटी वासुदेवन नायर को। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि बुनियादी स्तर के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ फाउंडेशनल स्टेज क्लास एज 3 से 8 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए किस सामग्री के उपयोग की सिफारिश करती है। तो ये बताता है कि जो सामग्री यूज करना है कैसा होना चाहिए, टॉय एंड प्ले वेस्ट मटेरियल होना चाहिए, क्योंकि एज ग्रुप 3 से 8 साल, तो प्ले वे मेथड सबसे बेस्ट मेथड होता है टीचिंग कराने का। शैक्षिक प्रसारण का समर्थन करने के लिए स्वयं प्रभा चैनलों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई। तो टोटल 40 कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 40। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में किस आईआईटी को शीर्ष भारतीय संस्थान के रूप में स्थान प्राप्त हुआ है। तो आईआईटी दिल्ली को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा रैंकिंग में? क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में। नेक्स्ट है पीएम श्री योजना किस बड़ी स्कीम के ढांचे के तहत प्रशासित किया जाता है। तो समग्र शिक्षा के तहत। किसके तहत? समग्र शिक्षा के तहत।
आसर 2025 के अनुसार किस राज्य में शैक्षिक उद्देश्यों के लिए स्मार्टफोन का उपयोग करने वाले बच्चों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? यानी 14 से लेकर के 16 आयु वर्ग के बच्चों में सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन यूज किया जा रहा है किस स्टेट का? तो ये केरल। कहाँ हो जाएगा? केरल। मोर देन 80% स्टूडेंट्स यहाँ क्या यूज करता है? स्मार्टफोन यूज करता है पढ़ाई लिखाई के लिए, रील देखने के लिए नहीं। शिक्षक और छात्र की उपस्थिति की निगरानी के लिए किस राज्य द्वारा शिक्षा सेतु ऐप डेवलप किया गया? तो शिक्षा सेतु ऐप डेवलप किया गया हरियाणा के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 169 पूछा जा रहा है कि निपुण भारत गाइडलाइंस मैंडेट दैट एफएलएन गोल्स शुड बी अचीव्ड बाय व्हिच एकेडमिक ईयर? यानी एफएलएन का गोल जो है कब तक प्राप्त कर लेना चाहिए? तो 2026-27 तक इसको अचीव कर लेना है। इसको डेडलाइन दिया गया है। एनईपी 2020 में ही इस चीज़ को बताया गया था। उसके बाद पूछा जा रहा है स्मार्ट इंडिया हैकाथन एनुअली किस मिनिस्ट्री के द्वारा ये आपका कराया जाता है? तो ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का इनिशिएटिव है। नेक्स्ट है G20 नई दिल्ली नेताओं के घोषणा पत्र ने जैव ईंधन और स्थिरता शिक्षा के संबंध में किस वैश्विक गठबंधन की स्थापना का स्वागत किया है? तो किसका गठन का स्वागत किया है? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। किसका? ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। 172 पूछा जा रहा है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में 80 स्कूलों को आधुनिक बनाने के लिए सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंसी का इनिशिएटिव लिया है? तो झारखंड के द्वारा ये स्टेप लिया गया है सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंसी। जो पुराने स्कूल से उसी को अपग्रेड करके सीएम स्कूल ऑफ एक्सलेंस से बनाया गया है, जैसे पीएम श्री है उसी टाइप का ये स्टेट का स्कीम है, झारखंड स्टेट का स्कीम है। 173 आपसे पूछा जा रहा है कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल अब क्या कर रहा है, किस टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं जिसके तहत जो बच्चों के लिए पैसा का डिसबर्समेंट होता है और फ्रॉड का डिटेक्शन हो पा रहा है? तो किस चीज़ का यूज कर रहा है? आधार पेमेंट ब्रिज, आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन किस बॉडी के द्वारा कराया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा। किसके द्वारा कराया जाता है? एनसीईआरटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 175 प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 में कितनी नकद राशि का पुरस्कार शामिल है? तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार में 1 लाख का जो है आपका राशि इसमें क्या है? शामिल है। 176 पूछा जा रहा है कि जिला स्तरीय शैक्षणिक संस्थान डाइट, आप देखे होंगे डाइट होता है हर एक जिला में, डीएलएड वगैरह का कोर्स होता है इसमें। तो डाइट का पूर्ण रूप क्या है ये पूछा जा रहा है? तो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा किन कक्षाओं के लिए सेमेस्टर प्रणाली की शुरुआत करता है? तो कौन सा क्लास से सेमेस्टर वाला चीज स्टार्ट हो जाएगा? तो क्लास 9 से 12 तक में इस चीज को बताया जा रहा है कि अब इसमें सेमेस्टर सिस्टम लागू हो जाएगा। जादुई पिटारा कितनी भाषाओं में उपलब्ध है ये पूछा जा रहा है? तो टोटल 13 भाषाओं में ये आपका अवेलेबल है। 179 पूछा जा रहा है कि 2025 में किस राज्य की टैब वितरण स्कीम ई अधिगम को डिजिटल शिक्षण मॉडल के रूप में उद्धृत किया है? किस राज्य का हो जाएगा? यह आपका हो जाएगा हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 180 पूछा जा रहा है कि राष्ट्रीय अंत विषय साइबर भौतिक प्रणाली मिशन नेशनल मिशन ऑन इंटरडिसिप्लिनरी साइबर फिजिकल सिस्टम्स इस्टेब्लिशेस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब इन टॉप इंस्टीट्यूशंस, ये किस चीज को प्रमोट करता है ये पूछा जा रहा है? तो ये आपका इंटरप्रेन्योरशिप इन डीप टेक टेक्नोलॉजी में आपका इंटरप्रेन्योरशिप को क्या करता है? प्रमोट करता है। 181 पूछा जा रहा है कि किस देश ने 2025 में भारत के साथ शैक्षणिक योग्यताओं को परस्पर मान्यता देने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो कौन सा देश क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया ने किया है। नेक्स्ट है कि एक तरह छात्रवृत्ति का उद्देश्य क्या है? तो एक तरह एक स्कॉलरशिप का नाम है। इसका मेन एम है सपोर्टिंग गर्ल एजुकेशन इन स्लम्स, यानी झुग्गियों बस्तियों में जो लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करना। 183 पूछा जा रहा है कि स्कूलों में जलवायु परिवर्तन पाठ्यक्रम शुरू करने वाला पहला स्टेट कौन सा बना गया? स्कूलों में क्लाइमेट चेंज पर क्या एक करिकुलम डेवलप किया गया? किस स्टेट के द्वारा? महाराष्ट्र के द्वारा। नेक्स्ट है आपका कि पीएम ई विद्या डीटीएच टीवी चैनल किस उपग्रह द्वारा संचालित होता है? कौन सा उपग्रह? GSAT-15। एनईपी 2020 के संदर्भ में मेरू का अर्थ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी में जाएगा ये क्वेश्चन। मेरू का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, तो मेरू का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट है आपका नेशनल बुक ट्रस्ट किस मंत्रालय के तहत कार्य करता है? तो नेशनल बुक ट्रस्ट जो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत क्या करता है? फंक्शन करता है। 187 पूछा जा रहा है कि किस राज्य सरकार ने छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विद्याश्री स्कीम स्टार्ट किया है?
तो विद्याश्री स्कीम जो है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा ये लॉन्च किया गया, जिसमें क्या मिलेगा स्टूडेंट्स को फाइनेंशियल असिस्टेंस। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स के लिए पात्र होने के लिए शिक्षक की न्यूनतम एज मिनिमम एज पूछा जा रहा है, कितना मिनिमम एज होना चाहिए। तो इसके लिए कोई भी मिनिमम एज नहीं है, बट 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय किन लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालय है, तो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए ये स्कूल्स आपका ओपन किया गया है। नवोदय विद्यालय समिति किस विभाग के तहत कार्य करता है, ये पूछा जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो नवोदय विद्यालय समिति जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के तहत फंक्शन करता है। नेक्स्ट पूछा जा रहा है कि सुरक्षित ऑनलाइन परीक्षा आयोजित करने के लिए किस संस्था ने प्रोक्टरिंग एआई सॉफ्टवेयर विकसित किया है, तो किसने, IIT बॉम्बे। किसके द्वारा किया गया, IIT बॉम्बे के द्वारा किया गया। 192 पूछा जा रहा है कि समर्थ ई गवर्नेंस स्वीट एक ERP सिस्टम है जिसे आपका कहाँ पर लागू किया गया, तो इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में लागू किया गया। समर्थ के थ्रू ही सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो भी बच्चे भी पढ़ते हैं उसका हॉस्टल का फी हो गया, कोई भी फी अगर पे करना है समर्थ पोर्टल के थ्रू ही होता है। वहाँ पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना सारा चीज़। 193 पूछा जा रहा है आपका टॉय कैथन किसे बढ़ावा देने की एक पहल है, किस चीज को प्रमोट करता है, तो टॉय कैथन जो है आपका इंडिजिनियस टॉय इंडस्ट्री और एजुकेशन को प्रमोट करता है। 194 पूछा जा रहा है कि किस राज्य ने 2025 में शिक्षण पदों सहित सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 33% की आरक्षण की घोषणा की है, यानी फीमेल्स को कितना आरक्षण मिलेगा, 33, हाँ 33% आरक्षण की घोषणा किया है। तो इसका आंसर आपका मध्य प्रदेश हो जाएगा। बिहार भी हो सकता है, बिहार में कितना परसेंटेज ये हम याद नहीं, बट यहाँ लिखा हुआ 35% एग्जिस्ट करता है और यहाँ पूछा जा रहा है 33%। तो ठीक है, मध्य प्रदेश इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका NCF के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति नेशनल स्टीयरिंग कमिटी फॉर NCF की अध्यक्षता किसने की थी, तो इसकी जो अध्यक्षता किया गया था K. कस्तूरी रंगन के द्वारा किया गया था। 196 पूछा जा रहा है कि विद्या अंजलि एक पोर्टल है जिसे किसकी सुविधा के लिए लॉन्च किया गया है, तो विद्या अंजलि पोर्टल को जो स्टार्ट किया गया था वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन स्कूलों में CSR इनिशिएटिव के लिए। CSR इनिशिएटिव क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि टाटा स्टील है, टाटा स्टील कहाँ सिचुएटेड है, जमशेदपुर में है। तो टाटा स्टील का ही जिम्मेदारी बन जाता है कि जमशेदपुर के स्कूल में वो कुछ क्या करे, दान दे या एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए बिल्डिंग बना दे, फ्री कूलर दान दे दे, पंखा दान दे दे, लाइट दान दे दे। ये उनका इनिशिएटिव है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, CSR का फुल फॉर्म होता है। 197 पूछा जा रहा है कि नवीनतम NSO जनगणना अनुमान 2025 के अनुसार भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो किसका साक्षरता दर सबसे अधिक है, केरल का। काफी टाइम से यही हाई चल रहा है। PM डिवाइन स्कीम जो कि आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल, किसके लिए वित्त पोषण शामिल है, किस चीज के लिए, तो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट, जिसमें एजुकेशन भी शामिल है। 199 पूछा जा रहा है कि NEP 2020 के अनुसार 4 वर्षीय स्नातक डिग्री पूरी करने वाले छात्रों के लिए B.Ed की अवधि क्या है, तो जो 4 साल का इंटीग्रेटेड वाला कोर्स क्या है, जैसे जो पहले क्या था कि आप BA करते थे 3 साल का, अब कितना साल का हो गया, 4 साल का हो गया। तो जो 4 साल का क्या है उसके लिए B.Ed कितना साल का हो जाएगा, उसके लिए B.Ed 1 साल का हो जाएगा। और साथ ही साथ और एक स्कीम इसमें लागू है, कोई अगर बैचलर डिग्री 3 साल का किया है, कितना साल का, 3 इयर्स का किया है, प्लस वो मास्टर डिग्री कंप्लीट किया, मान लेते हैं MMSC कुछ भी, तो भी उसके लिए क्या हो जाएगा, 1 ईयर का B.Ed हो जाएगा। और जो 4 साल वाला क्या है उसके लिए तो 1 ईयर है ही। क्वेश्चन नंबर 200, 200 क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी किसकी स्कीम है, NDLI नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, ये आपका IIT खड़गपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो जैसा कि आप लोगों से वादा किए थे कि 200 क्वेश्चन आपको करवा देंगे, 2 दिन के अंदर करवा दिए हैं, और 100 क्वेश्चन मेरे पास है, वो 100 क्वेश्चन भी आपको करवा देंगे कल, और 100 क्वेश्चन करवा देंगे। और इसका PDF अगर चाहते हैं आप तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके PDF को एक्सेस कर सकते हैं। सिर्फ यही PDF नहीं, आप ICT का भी नोट्स वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमल प्राइस रखा गया है। अब बहुत कोई बोलेंगे कि इस PDF को फ्री में दे दीजिए, बट इस PDF को बनाने के लिए इसके पीछे टाइम लगता है, इसके पीछे के कंटेंट टीम होता है, उसका खर्चा आता है। तो एक आप देखेंगे तो एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस चाहिए ताकि इस टाइप के कंटेंट हम आपको डिलीवर कर पाए। अगर सारे चीज़ आपका फ्री कर देंगे, एक तो कोर्स का फी काफ़ी कम रखा गया है, 29 रुपीज़ कुछ होता है आज के डेट में,
आप 2 को समोसा खाने जाएंगे तो 10-10 20 रुपया लग जाता है आपका। और यहाँ पर इस कोर्स का फी इतना कम रखा गया है। तो एक साइड तो आपको बहुत ही मिनिमल रखा गया है। 2,000 रुपया आपको फी लगा था एग्जाम फॉर्म भरने में, आपको याद होगा। तो वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हैं, बहुत ही मिनिमल प्राइस है। आप ये मान कर चल चल सकते हैं कि आप अपने बड़े भाई को चाय पिला दिए, अपने दोस्त को चाय पिला दिए, उतना का ही है ना। आप दोस्तों के साथ चाय पीने जाते होंगे तो आप कितना खर्चा करते हैं, याद कीजिए आप। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो बहुत ही कम प्राइस रखा गया है, इतना सब कोई अफोर्ड कर सकता है। और पीडीएफ को आप प्रिंट नहीं निकाल सकते हैं। इसका सिर्फ एक ही पर्पज है कि इतना मेहनत जो हम किए हैं वो कहाँ तक रहे, मेरे तक रहे और मेरे से जुड़े हुए लोगों तक रहे। ऐसा लोगों तक ना पहुंचे जिसको ये ज़रूरत नहीं है। और जब ये चीज़ मार्केट में आपका चला जाता है तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं रहता। इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को शेयर कीजिएगा काफ़ी लोगों के बीच में, लाइक कीजिएगा, जो भी आपके मन में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। हम उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन।